और अच्छे से आप सब। तो कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? नमस्कार आप सभी का, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज का हमारा जो सेशन है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जामिनेशन पर होगा, यानी कि आपके आगामी एग्जामिनेशंस के लिए जो भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना है जिनकी ज्यादा है, आज हम उन्हें हमारे आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप ये तो रेडी है? ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। आपने मुझे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, स्लाइड्स वगैरह भी आपको दिख ही रही हैं। सो एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45Y डैश इज empowered to preserve its books and documents। रिजर्व करके रख सकती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लीड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंडियन बैंक एसोसिएशंस। मेरे पास में आप सभी के आंसर्स आना भी स्टार्ट हो गए हैं चैट में। ओके ओके। तो जैसे कि मुझे आप सभी ने आंसर्स बताए हैं यहाँ पर, निखिल जी ने, रूपा जी ने, मनोज जी ने, रितेश जी ने, प्रियंका जी ने, अभिषेक जी, चंद्रभान जी, अनुज जी, बबलू जी, सुमित कुमार जी, आदित्य कुमार जी, तो सभी की तरफ से जो है आंसर आया है दैट इज ऑप्शन ए, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 45Y के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि वो यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे किस चीज के लिए बैंकिंग कंपनी जो है वो अपने बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रख सकती है। जैसे कि आप में से बहुत आप सभी ने, मतलब बहुत सभी मेंबर्स ने हमको आंसर जो है वो ए दिया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा सा आप जो है स्पेसिफाई करेंगे, अगर किसी को भी यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो। द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अक्सर हमको ऐसा लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह को देखिए कि आंसर शायद आरबीआई होगा, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए, इन केस ऑफ कस्टमर रिलेटेड कंप्लेंट्स द मैक्सिमम कंपनसेशन फॉर मेंटल हरासमेंट which can be awarded by banking ombudsman is। कस्टमर रिलेटेड कंप्लेंट्स के केस में जो एक मैक्सिमम कंपनसेशन हमने रखा है, मतलब मान लीजिए कि कोई हमारा कस्टमर है, उसको किसी भी तरीके का मानसिक तरीके से पीड़ा, तनाव उसको हुआ है और उसको मेंटली हरास किया गया है, तो कितना कंपनसेशन बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के अंदर रखा गया है? 1 लाख, 2 लाख, 50,000, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर अच्छा, लॉक कर दिया जाए ए ऑप्शन को। अजित जी ने बस आंसर दिया है ऑप्शन बी, दैट इज 2 लाख, बट मैं आपको बता दूं कि अजित जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1 लाख। तो यहाँ पर जो स्कीम के अंदर अमाउंट रखा गया है वो 1 लाख है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे जी। ए आंसर करेक्ट है, अभी सभी ने आंसर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, in case of garnishee order the court issue first order which is known as। गार्निशी ऑर्डर के अंदर जो कोर्ट फर्स्ट ऑर्डर इशू करती है उसे क्या बोलते हैं? गार्निशी, एब्सोल्यूट, मिसी, या जजमेंट क्रेडिटर? जी, ओके ओके, आप सभी के यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गए हैं एंड सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज मिसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। मैं भी आप लोग को ऑप्शंस इसके भी दिखा देती हूँ, देखिए।
The mortgage in which income and profit arising out of mortgaged property is the right of mortgagee is called. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मॉर्टगेज होता है किसी भी तरीके से, मेरे को क्वेश्चन रीड कर लेने दीजिए, फिर आप लोग आंसर्स भी दीजिएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द मॉर्टगेज इन विच इनकम एंड प्रॉफिट, मॉर्टगेज जिसमें इनकम एंड प्रॉफिट जो भी मॉर्टगेज रह गई है वो मॉर्टगेजी का राइट होता है, मतलब जिसने मॉर्टगेज किया है उसी का राइट होता है। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज में जो इनकम प्रॉफिट जो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से आ रहा है उसके ऊपर मॉर्टगेज जिसने रखा है उसी का राइट होता है। इसे क्या बोलते हैं? अनसफ्रक्चरी मॉर्टगेज, कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्टगेज या एनोमलस मॉर्टगेज। आंसर आप सभी ने मुझे पहले से ही दे दिए थे एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, दो आंसर आपने दिए हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, दैट इज अनसफ्रक्चरी mortgage. Okay, next question. The procedure for filing a suit in case of mortgage property is provided for in, जो प्रोसीजर होता है ना कि आप मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, वो किस चीज में दिया गया है, मतलब उसे कहां पर प्रोवाइड किया गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और यहाँ आप सभी के आंसर्स मेरे पास में आ गए हैं, इट इज ऑप्शन ए। आप सभी ने ही ये आंसर दिया है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। जो प्रोसीजर होता है जिसमें आप सूट फाइल करते हो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के लिए, उसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, ना कि आप सभी ने आंसर इसका ए दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, दैट इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ चेक्स एंड प्रोटेक्शन टू बैंकर कंटेन्ड इन द, एक लॉ जो कि रिलेटेड है चेक्स के पेमेंट से रिलेटेड है या बैंकर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, वो किस एक चीज में कंटेन किया जाता है, मतलब उसके रिगार्डिंग लॉ जो है वो कहां पर बनाया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आप में से ज्यादातर बर्स ने वेट जस्ट वेट। तो आप में से ज्यादातर ने आंसर बी दिया है, एनआई एक्ट वगैरह भी आप कह रहे हैं एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जो भी लॉज रिलेटेड होते हैं चेक्स के पेमेंट के रिगार्डिंग या प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, वो आरबीआई एक्ट के अंदर जो है उसके रिगार्डिंग लॉज बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर इज a customer is bound to inform the dash about lost check leaves। एक कस्टमर अगर मान लीजिए चेक लीव्स लॉस्ट हो जाते हैं, उससे गुम जाते हैं, तो उसे किसे इन्फॉर्म करना होगा? पेई को, एंडोर्सी को, कलेक्टिंग बैंक को या ड्रॉई बैंक को? जी, किस चीज में डाउट है? प्रदीप जी, किस चीज में डाउट है? 5 and 6 both are confusion। 5 and 6 क्वेश्चन में किस तरह का डाउट आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए मैं एक बार वाला है ना मैडम, वो बी आंसर होगा इसका, आरबीआई। आप 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मनोज जी? जी जी मैडम जी। उसमें आंसर आप कह रहे हैं कि आंसर क्या होगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा मैडम।
सबसे थोड़ा सा कम क्लैरिफाई करेंगे। जी 6 नंबर के क्वेश्चन पर ही मैं हूँ। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए इसका? बी। बी आंसर होना चाहिए, मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या प्लीज? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द लॉ रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ चेक्स एंड प्रोटेक्शन टू बैंकर कंटेन्ड इन द, जो लॉज रिलेटेड होते हैं चेक्स के पेमेंट के रिगार्डिंग या प्रोटेक्शन टू बैंकर। आप म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। किसने फाड़ी है ये? सोमदत्त जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी धन्यवाद। तो इसमें ये दिया है कि जो लॉज रिलेटेड होते हैं चेक्स के पेमेंट या प्रोटेक्शन टू बैंकर से रिलेटेड, तो उसका आंसर जो मेरे पास में है वो आरबीआई एक्ट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जैसे मनोज जी और प्रदीप जी का शायद कहना है कि इसका आंसर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा। इसको हम इस क्वेश्चन को एक बार लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे, आप एक बार हमको ध्यान दिलवा दीजिएगा। अभी इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको हम आगे जो है वो आंसर कर लेंगे। 2 क्वेश्चन जैसे कि आपने कहा, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। जी अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप सभी मुझे ऐसे ही आंसर्स देते रहिए। ये जो हमारा क्वेश्चन था वो, तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कस्टमर इज बाउंड टू इन्फॉर्म, तो कस्टमर को किसे इन्फॉर्म करना होगा अगर उसके चेक्स गुम हो जाते हैं तो? पेई, एंडोर्सी, कलेक्टिंग बैंक या ड्रॉई बैंक? तो आप में से ज्यादातर सभी जो है आंसर बोल रहे हैं डी, एंड द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया है। जो एंडोर्सी है उसको आपको जो है इन्फॉर्म करना होगा लॉस्ट चेक्स के रिगार्डिंग। कहना है यहाँ पे मैम ये भी क्वेश्चन डाउट है। इसमें भी डाउट है, डाउटफुल है। जी मैम बिल्कुल, चेक जब खो जाएगा तो हम जो पैसा बैंक को पे करेगी यानी ड्रॉई बैंक उसी को इन्फॉर्म करेंगे। जो ड्रॉई, एंडोर्सी हाँ का तो कोई जहां रोल ही से नहीं है हमको मैम। जी, इंडोर्सी का तो कोई रोल ही नहीं है। इंडोर्स हाँ हाँ, इंडोर्समेंट तो इसका आंसर मुझे भी गलत ही लग रहा है, क्योंकि अगर चेक लॉस्ट हो गया है तो और इसको मैम जो इससे ड्रॉई पहले वाला जो 6 नंबर क्वेश्चन था जी उसमें भी नेगोशिएबल एक्ट ही आएगा, क्योंकि कलेक्टिंग बैंक को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो अंडर सेक्शन 131 मिलती है और एज ए नेगोशिएबल एक्ट। ठीक है। तो वो हम भी मैम सभी डाउट है, एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं वाला यही इसको क्वेश्चन तो है। मैं आपका ये क्वेश्चन तो मैं आपका एक बार क्रॉस चेक कर दूंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मुझे और भी बिल्कुल 5वां आंसर नंबर जो भी है वो मैम प्लीज देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, श्योर नहीं हूँ जी, 5 नंबर में, लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। हम इन दोनों क्वेश्चंस को जी लास्ट में देख लेंगे, एक बार दोनों को क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक, और ठीक है ये मैम। 7th क्वेश्चन का आंसर होगा वो ड्रॉई बैंक ही होगा, है ना? इसका आंसर जो है वो डी ही होगा, क्योंकि जो भी बैंक आपका जो मतलब जो ड्रॉई बैंक होगा, जहां से भी वो चेक को कलेक्ट किया जाएगा वहां पर इन्फॉर्म किया जाता है कि चेक जो है वो लॉस्ट हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइंड ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो एक काइट फ्लाइंग ट्रांजैक्शन होता है ये किस एक चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप में से कोई बताना चाहेगा काइट फ्लाई ट्रांजैक्शन के बारे में, काइट फ्लाइंग ट्रांजैक्शंस के बारे में? आंसर्स आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं एक बार जो है ऑप्शंस रीड कर देती हूँ तो थोड़ा सा हमको भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं काइट फ्लाइंग ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन सुनिए। व्हेन ओवरड्राफ्ट इज अलाउड बाय अ बैंक टू अ फर्म, जब ओवरड्राफ्ट एक बैंक किसी फर्म को अलाउ करता है तब। ऑप्शन बी, व्हेन एडिशनल लोन इज अलाउड बाय बैंक टू अ फर्म टू कवर द अमाउंट ऑफ इरेगुलरिटी इन अकाउंट, जब किसी तरह का कोई एडिशनल लोन जो बैंक है वो फर्म को अलाउ कर रहा होता है ताकि उसके अकाउंट में किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी अगर हमको देखने को मिल रही है तो वो क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पर बहुत सभी मतलब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ने आंसर सी दिया है।
ठीक है, देखते हैं हम। एंड ऑप्शन सी इज व्हेन अ बिल इज ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन बाय सेलर ऑफ गुड्स ऑन बायर ऑफ गुड। जब किसी तरह का बिल जो है वो बिना सेलर के कंसिडर किए ड्रॉ कर लिया जाता है ऑन बायर ऑफ गुड। एंड व्हेन लोन इज अलाउड फॉर लो अमाउंट ट्रांजेक्शंस, या फिर जब लोन किसी लो अमाउंट ट्रांजेक्शन के लिए अलाउ किया जाता है। तो आप जितने भी मेंबर्स ने आंसर सी दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। काइट फ्लाइंग ट्रांजेक्शंस में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब एक बिल जो है वो बिना कंसिडरेशन के ड्रॉ कर लिया जाता है बाय सेलर ऑन बायर, तो उसको जो है काइट फ्लाइंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो आप में से जितने भी मेंबर्स ने सी आंसर दिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नो इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन शेल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ -% पर एनम। जब कोई भी इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो कितने परसेंट पर एनम पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए? 8%, 18%, 12% या 10%? जी जी, इट इज इलीगल यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम काइट फ्लाइंग ट्रांजेक्शंस की बात यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर जो है ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने 18 दिया है एंड दैट इज करेक्ट। तो 18% जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन द नेचर ऑफ। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किस तरह के नेचर होता है उनका, मतलब क्या नेचर होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज का? गारंटी, प्लेज, बेलमेंट, इंडेमनिटी। इसमें आप सभी के आंसर्स बड़े ही डाइवर्स हैं। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स का कहना है ऑप्शन बी, दैट इज इंडेमनिटी। कुछ बी भी बोल रहे हैं, प्लेज भी बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडेमनिटी। इंश्योरेंस पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका नेचर इंडेमनिटी का होता है। ओके, नाउ इन फॉरेन एक्सचेंज द ओवरनाइट पोजीशन रिफर्स टू। जब किसी तरह का कोई फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है तो ओवरनाइट पोजीशन का मतलब उसमें क्या होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए, ओपन पोजीशन ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ द डे ड्यू टू सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओपन पोजीशन किसी भी पीरियड में, पूरे दिन में, क्योंकि सेल एंड परचेस हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का। ऑप्शन बी, क्लोज्ड पोजीशन at the end of the day which is left after squaring off to avoid exchange fluctuation risk। closed position रहेगी at the end of the day, जो भी रह गया है after squaring to avoid exchange fluctuation risk को avoid करने के लिए closed position रहेगी। squared position at the end of the day to avoid exchange fluctuation risk, या details of the derivative and hedging instruments। आप सभी ने आंसर्स बहुत जल्दी ही इसके दे दिए थे। ठीक है, आप में से कुछ ए बोल रहे हैं, आप में से कुछ बी बोल रहे हैं, देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में ओवरनाइट पोजीशन का मतलब होता है क्लोज्ड पोजीशन एट द एंड ऑफ द डे, जिसकी वजह से जो भी हमारे मतलब जो विचएवर इज लेफ्ट, जब आप एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क को अवॉइड करने के लिए करते हो तो पोजीशन जो है वो क्लोज्ड पोजीशन होती है एट द एंड। जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Next is Hari and Mohan are maintaining a joint savings bank account with instructions E/S. Bank is receiving garnishee order in Hari's name. The balance in the account is rupees 10,000. देखिए, हरी एंड मोहन जो है वो एक जॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं विद इंस्ट्रक्शंस E/S। बैंक को यहाँ पर गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ है हरी के नाम से, बैलेंस है 10,000। अब ऑप्शन सुनिए। ऑर्डर विल बी एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द अमाउंट, ऑर्डर विल एप्लीकेबल टू द शेयर ऑफ मिस्टर हरी, ऑर्डर will not be applicable as it is a joint account, and none of the above. So what will be the correct answer here? A, B, C or D? It's option C, that not be applicable as it is a joint account. आप में से font size को increase करना है? Okay. Just give me 1 second.
आई थिंक अभी फॉन्ट साइज क्लियर है, मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्डर विल नॉट बी एप्लीकेबल एज इट इज अ जॉइंट अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कस्टमर हैज परचेस्ड अ डिमांड ड्राफ्ट फॉर $5,000। एक कस्टमर को डिमांड ड्राफ्ट उसने परचेज किया है $5,000 के लिए। आफ्टर फ्यू डेज शी रिक्वेस्टेड यू टू कैंसिल द ड्राफ्ट। मान लीजिए कुछ दिनों के बाद में वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि आप ड्राफ्ट को कैंसिल कर दीजिए। विच रेट विल यू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन? कैंसिलेशन के लिए आप कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? बिल बाइंग रेट, बिल सेलिंग रेट, टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट। ओके, सी लॉक, प्लीज लॉक कर दिया जाए आपका आंसर। ठीक है, आप में से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो सी आंसर बोल रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टीटी बाइंग रेट। टीटी बाइंग रेट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। मिस्टर काशीराम, एन इलिटरेट in your branch, is marinating a savings account request you to permit him to authorize his friend Mr. Bharatram to operate his account. मिस्टर काशीराम आपकी ब्रांच में एक इलिटरेट पर्सन आते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं है एंड वो जो है मैरिनेट कर रहे हैं एक सेविंग अकाउंट रिक्वेस्ट को और आपसे परमिशन चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड मिस्टर भरत राम को उनके अकाउंट को ऑपरेट करने की परमिशन दे दें या उनको ऑथराइज कर दें। सो हियर आर सम कंडीशंस और शायद आपके आंसर मेरे पास पहले ही आ गए हैं। बी अनिलदीप जी ने, निखिल सोनी जी ने आंसर दिया है। एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं, देखिए। सो मनोज कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक बार मैं ऑप्शंस रीड कर लूं, उसके बाद में हम आपके आंसर्स देखते हैं। ठीक है, देखिए। सो an illiterate being incompetent to contract cannot appoint an agent. एक illiterate जो incompetent है वो अपॉइंट नहीं कर सकते हैं एक एजेंट को। The request of the illiterate customer may be acceded on his executing a power of attorney, or the request of the customer may be acceded only for cash transactions. Since an illiterate cannot give a power of attorney, his request cannot be compiled with. थोड़े मिक्स आंसर्स हैं, किसी ने बी कहा है, किसी ने ए कहा है, किसी ने सी कहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रिक्वेस्ट ऑफ द इलिटरेट कस्टमर मे बी एक्सीडेड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी। रिक्वेस्ट जो है उनकी उसको एक्सीड किया जा सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस, मतलब ऑन एग्जीक्यूटिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन द बुक डेब्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ। किस तरह से जो बुक डेब्ट्स हैं उनके ऊपर चार्ज किया जा सकता है? प्लेज, नेगेटिव लियन, असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज असाइनमेंट। तो जो चार्ज है बुक डेब्ट्स के ऊपर उसको क्रिएट किया जा सकता है असाइनमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन्ड by individual on their own behalf. PPF अकाउंट इंडिविजुअल खुद से ओपन कर सकते हैं अपनी ही बिहाफ पर। PPF अकाउंट कैन बी ओपन्ड ऑन बिहाफ ऑफ ईच माइनर चाइल्ड विद फादर और मदर एज नेचुरल गार्जियन। PPF अकाउंट को ओपन किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, फादर और मदर उसके नेचुरल गार्जियन होंगे। PPF अकाउंट को ओपन किया जा सकता है HUF के बिहाफ में, या PPF अकाउंट को ओपन किया जा सकता है बाय NRI, या फिर 3 and 4 बोथ आर करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है? ओके, थोड़े मिक्स आंसर्स E, F में, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन E, दैट इज 3 and 4 बोथ। दोनों ही ये जो ऑप्शंस थे ये इनकरेक्ट थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Miss Shriram Trust is having their safe custody account. Mr. Balaram, who is a trustee, wants to nominate his wife in the safe custody account as nominee. You will, आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? श्रीराम ट्रस्ट
ट्रस्ट के जो है सेफ कस्टडी अकाउंट है, मिस्टर बलराम जो कि ट्रस्टी है, वो चाहते हैं उनकी वाइफ जो है सेफ कस्टडी अकाउंट में एज अ नॉमिनी रहे, तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट द नॉमिनेशन एज इट इज परमिटेड, आप एक्सेप्ट कर लेंगे नॉमिनेशन को। एक्सेप्ट द नॉमिनेशन इफ द ट्रस्ट डीड डज नॉट कंटेन एनी कॉन्ट्ररी टू इट, आप एक्सेप्ट करेंगे अगर किसी तरह का कोई कॉन्ट्ररी चीज नहीं होगी तो। एक्सेप्ट ओनली इफ ही इज द सोल ट्रस्टी, एक्सेप्ट करेंगे अगर सिर्फ वही सोल ट्रस्टी हैं तो। नॉट एक्सेप्ट द नॉमिनेशन एज इट इज नॉट परमिटेड इन द सेफ कस्टडी फॉर अ ट्रस्ट अकाउंट। तो क्या करेक्ट होगा इसमें आंसर? ठीक है, आप लोगों के भी रिप्लाईज में देख लेती हूँ चैट्स में। बी, डी 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 और डी आंसर, दो आंसर कैसे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे नॉमिनेशन को क्योंकि सेफ कस्टडी अकाउंट में या ट्रस्ट मतलब जो है वो परमिटेड नहीं होता है फॉर अ ट्रस्ट अकाउंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके जी, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। A loan account is due and in spite of repeated reminders the principal borrower refused to pay। एक लोन अमाउंट ड्यू है और बार बार रिमाइंड करने के बावजूद भी जो प्रिंसिपल बोरोवर है उन्होंने पे करने से मना कर दिया है। The guarantor was also served the notice and to avoid litigation he adjusted the loan in full and fine। जो गारंटर थे लोन के उनको नोटिस दिया गया और लिटिगेशन अवॉइड करने के लिए उन्होंने जो है लोन को फुल एंड फाइनल एडजस्ट कर दिया। The right of the guarantor to step in the shoes of the creditor upon full payment of debt is called the right of। राइट होता है गारंटर का कि वो जो है क्रेडिटर के मतलब उसमें पूरी तरह से आ जाए अपॉन फुल पेमेंट ऑफ डेब्ट, उसे क्या बोलते हैं? इस तरह के राइट को क्या बोलते हैं जब गारंटर जो है वो फुल पेमेंट करने के बाद में जो है वो क्रेडिटर की ही तरह मतलब उसी के उसमें आ जाता है, तो उस इस तरह के राइट को क्या बोलते हैं? राइट ऑफ फोरफीटिंग, रिडम्पशन, फोरक्लोजर या सबरोगेशन। Most of you have given the answer D and the correct answer here is yes, option D, that is the right of subrogation। Question number 19. In loan cases where repayment of major or large part of loan is stipulated in a single payment following the payment of smaller installment is referred as equated payment schedule, balloon payment schedule, bullet payment schedule or none of the above। आंशा जी ने आंसर दिया है बी, अमित जी ने सी, अभिषेक जी ने सी, रूपा जी ने सी, प्रियंका सिंह जी ने भी सी आंसर दिया है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज बलून पेमेंट शेड्यूल। क्वेश्चन बोल रहा है कि लोन केसेस में जब रीपेमेंट मेजर या लार्ज पार्ट लोन का स्टिपुलेट किया जाता है सिंगल पेमेंट में फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ स्मॉलर इंस्टॉलमेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? बलून पेमेंट शेड्यूल। ओके, now for adjusting the overdraft in a proprietary account the bank can adjust the amount from the saving bank of the proprietor as per set of garnishee order, appropriation or lien। करेक्ट आंसर बताइए। ओके ओके, सो आप में से ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने आंसर है ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर। ओवरड्राफ्ट को प्रोप्राइटरी अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए जो बैंक है वो अमाउंट को सेविंग अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर से एडजस्ट कर सकता है एज पर सेट ऑफ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21. A financing under which the financial institution or bank financing infrastructure will have an arrangement with any financial institution transferring to the latter the outstanding in respect of such financing in their books on a predetermined basis is known as consortium financing, syndication financing, takeout financing या bullet financing। इसका आंसर बताएं। ए आंसर आप सभी कह रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टेक आउट फाइनेंसिंग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो फाइनेंसिंग होती है जिसमें फाइनेंशियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो फाइनेंस कर रहा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उनका एक अरेंजमेंट होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में फॉर ट्रांसफरिंग टू द लेटर
द आउटस्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फाइनेंसिंग। तो इस तरह के जो प्री डिटरमाइंड बेसिस मतलब इस तरह का जो फाइनेंसिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं टेक आउट फाइनेंसिंग, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, विल हैव एन अरेंजमेंट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेक आउट फाइनेंसिंग। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज टेक आउट फाइनेंसिंग। एंड आप सभी इसका आंसर ए बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप बोल देंगे, हम उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। प्रदीप जी बता रहे हैं इन कंसोर्टियम मिनी बैंक फाइनेंस फॉर वन बोरोवर। ठीक है, कंसोर्टियम में बहुत सारे बैंक किसी एक बोरोवर के लिए जो है फाइनेंस करते हैं, तो इसलिए कंसोर्टियम बोरोइंग शायद इसका आंसर नहीं होगा, एंड द टेक आउट फाइनेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। Okay, value date for a foreign exchange transactions refers to, value date किसी foreign exchange transfer के लिए उसको क्या बोलते हैं? Value of discount on which cash flows are to take place, value of premium at which cash flows are to take place, the next day of credit to the nostro account, या it is the date on which nostro account is credited। जी, इसका आंसर ये तो आपने मिक्स आंसर दे दिए, किसी ने सी, किसी ने डी, किसी ने बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इट इज द डेट ऑन व्हिच नॉस्ट्रो अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो वैल्यू डेट जो होती है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर की, उसको बोलते हैं जिस पर नॉस्ट्रो अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, borrowing in which there is no amortization or where the repayment of the principal occurs only at maturity is called equated payment schedule, bullet payment schedule, balloon payment schedule, none of the above। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हमने आंसर भी किया था, एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बुलेट पेमेंट स्केड्यूल। बोरोइंग जिसमें कोई भी तरह का अमोर्टाइजेशन या पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल होता है ओनली एट मैच्योरिटी, तो उसे बुलेट पेमेंट स्केड्यूल बोला जाता है। One of the trustees of trust marinating account with your bank is adjudged as insolvent. A check signed by him was presented through clearing after the receipt of notice of insolvency. You will return the check with the reason trustee declared insolvent. You will pay the check if otherwise in order, and check will be returned with reason confirmation from the official assignee is awaited. Check will be paid if other solvent trustees give their consent. Answer is B. And the correct answer is option B, that is you will pay the check if otherwise in order. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि one of the trustee of trust marinating account with your bank is adjudged as insolvent। तो जो भी चेक साइन किया जाएगा उसको आप क्लियर करेंगे आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो आप क्या करेंगे, आप चेक कर देंगे इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। ठीक है, यू विल पे द चेक इफ अदरवाइज इन ऑर्डर। Not negotiable in a crossing is a caution to drawer, drawee, payee, endorser, endorsee. Not negotiable in crossing is a caution to, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए जी? ड्रॉअर, ड्रॉई, एंडोर्सर या एंडोर्स? इट इज ऑप्शन ई, दैट इज not negotiable in a crossing is a caution to endorsees. Correct answer here is option E. अनिल दीप जी, लक्ष्मी जी, आपने जो है आंसर बता दिया है, मनोज जी ने भी आंसर बताया, इट इज ऑप्शन ई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज endorsee. Next, Mr. Ram Singh is an exporter having a satisfactory current account and seeks your guidance about an export order which he is negotiating. Mr. Ram Singh एक एक्टर है जिनका एक सेटिस्फैक्ट्री करंट अकाउंट है और एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो भी वो नेगोशिएट कर रहे हैं उसके लिए गाइडेंस चाहिए है। वो जानना चाहते हैं कि किस तरह का एलसी ही शुड इंसिस्ट इन ऑर्डर टू गेट प्री शिपमेंट एडवांस। किस तरह का एलसी उनको जो है यहाँ इंसिस्ट करना चाहिए जिससे उनको प्री शिपमेंट एडवांस मिल जाए। ग्रीन क्लॉज एलसी, बैक टू बैंक एलसी, रेड क्लॉज एलसी, ट्रांसफरेबल एलसी। जी
कुछ ए, कुछ बी और कुछ सी। आई थिंक ए और सी आप लोग कह रहे हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज रेड क्लॉज एलसी। रेड क्लॉज एलसी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो किस तरह का एलसी उनको यहाँ पर करना चाहिए, दैट इज रेड क्लॉज। ओके, मैम इस क्वेश्चन को भी चेक कर लीजिएगा प्लीज। इसका करेक्ट आंसर जैसे आप बता रहे हैं तो ग्रीन क्लॉज होगा क्या? मैम जिसमें एडवांस मिल जाता है भाई रेड उसे क्लॉज ग्रीन एलसी क्लॉज में होता है, रखते हैं, ग्रीन क्लॉज और एलसी जिसमें में एडवांस नहीं मिलता उनको उसे वेयर रेड हाउस क्लॉज के में लिए डालते भी हैं। होती है, ये भी दिया जाता है, वहाँ पे ग्रीन क्लॉज हो जाता है। और मैम केवल एडवांस प्री पे होता है शिपमेंट उसको। के लिए दिया जाता है क्लॉज एलसी होता जी है। मैम बिल्कुल, हाँ यही है। तो इसको आंसर ए होना चाहिए आई थिंक। ग्रीन आंसर क्लॉज रेड क्लॉज एलसी। एलसी इज राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ग्रीन क्लॉज शिपमेंट एलसी के होना लिए चाहिए। बात हो रही है लोन की। ओके, सो इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अभी हमको बताया गया कि इसमें ग्रीन क्लॉज एलसी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? ग्रीन क्लॉज एलसी होना चाहिए। प्रदीप जी, रविंद्र जी। जी मैम, हाँ देख लीजिएगा मैम, एक बार डाउट है थोड़ा सा प्लीज। ठीक है, एक 3 क्वेश्चन हमारे पास में है, हम तीनों को क्रॉस चेक अभी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एज 15 ईयर हैज गॉट अ टाइम डिपॉजिट ऑफ ₹10,000। मास्टर विपिन जिनकी 15 ईयर्स की एज है उनको जो है 10,000 का टाइम डिपॉजिट दिया जाता है आपकी ब्रांच से, जो कि 3 साल में मैच्योर हो जाएगा। He comes today and requests you to either allow loan against the deposit or premature payment of the deposit। वो आज की डेट में आपके पास में आते हैं और आपसे कहते हैं कि या तो आप उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में उनको लोन दे दीजिए या फिर आप उसका प्री मैच्योर पेमेंट कर दीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लोन कैन बी अलाउड इफ इट इज फॉर मीटिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लोन दिया जा सकता है अगर वो लाइफ में किसी तरह की कोई नेसेसरी सिचुएशन आ गई है उसके लिए देना है तो। प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ कर दिया जाएगा जब वो मेजर में हो जाएंगे तो। लोन अलाउ नहीं किया जाएगा बट प्री मैच्योर कैंसिलेशन को परमिट किया जा सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। निखिल जी डी बोल रहे हैं, प्रदीप जी सी बोल रहे हैं, मनोज जी डी बोल रहे हैं, अमित जी सी बोल रहे हैं, आकांक्षा जी भी सी बोल रही हैं, अनिलदीप जी ए बोल रहे हैं। ये आपने फिर से, लेकिन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि लोन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा लेकिन प्री मैच्योर कैंसिलेशन को परमिट किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28। PNB has opened a current account with Bank of America in New York in US dollar for carrying out its day-to-day operations. For PNB, this account is known as। PNB ने अपना एक करंट अकाउंट ओपन किया है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, तो इस तरह का PNB अकाउंट को क्या बोलेंगे? वॉस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, लॉरो अकाउंट या मिरर अकाउंट? ठीक है, सभी के आंसर्स आ गए हैं। ऑप्शन बी आप कह रहे हैं करेक्ट आंसर है, दैट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज नॉस्ट्रो अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ATM transaction to recredit the customer's account within 5 working days of receipt of the complaint shall entail payment of compensation to the customer at the rate ₹100 per day by issuing bank provided the party lodges the complaint within dash days from debit to the account to get the compensation। कितने डेज में यहाँ पर कंप्लेन लॉन्च करनी होगी अगर एटीएम ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाता है और फिर रिक्रेडिट करना है कस्टमर के अकाउंट में विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द रिसिप्ट, और यहाँ पर उनको एक कंपनसेशन दिया जाएगा ₹100 पर डे के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर कंप्लेंट कितने दिनों के अंदर जो है वो लॉन्च कर देनी चाहिए? 10, 7 वीक, 30, 5? ओके, तो आप में से जैसे कि सभी ने बताया है कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आप में से कुछ ऑप्शन सी भी बोल रहे हैं, एंड जैसे अमित जी ऑप्शन डी बोल रहे हैं, एंड आदित्य जी भी ऑप्शन डी बोल रहे हैं। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन सी बोल रहे हैं, विद इन 30 डेज बोल रहे हैं, बट द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, 5 वर्किंग डेज, है ना? मतलब
विद इन 5 days में आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। ओके, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। नॉमिनेशन इन सेविंग अकाउंट इज कंपल्सरी इन सिंगल अकाउंट एंड ऑप्शनल इन जॉइंट अकाउंट, कंपल्सरी इन बोथ सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट्स, optional in both the accounts, optional in single account and compulsory in joint account। इसका बताइए। सी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि नॉमिनेशन जो है वो सेविंग अकाउंट में ऑप्शनल होता है, चाहे जॉइंट अकाउंट हो या चाहे जो है आपका सिंगल अकाउंट हो। और इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन जो है कंप्लीट होता है। बट कंप्लीट करने से पहले आपके जो कुछ कुछ डाउट्स थे हम उनको क्रॉस चेक करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे 5 and 6 क्वेश्चन पे। मैम 27 नंबर क्वेश्चन में भी डाउट है, जहाँ पे एफडी मैच्योर की बात हो रही थी, क्योंकि जो अगर माइनर है तो उसको प्री क्लोजर का अलाउड नहीं है। आवाज नहीं आ रही है मैम।